फैराडेज लॉ में देखो ये कहा गया था कि जो ईएमएफ इंड्यूस करवाते हैं हम लोग वो माइनस टाइम्स डी बाई डी टी ऑफ द फ्लक्स है। ये आपका फैराडेज लॉ है और फ्लक्स जो है वो अपने आप में डिफाइन किया गया है मैग्नेटिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय एरिया मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा, इन तीनों से। तो दैट मीन्स कि फ्लक्स को चेंज करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं। चेंज ऑफ फ्लक्स या तो मैग्नेटिक फील्ड के चेंज करने की वजह से आ रहा होगा, या चेंज ऑफ फ्लक्स एरिया के चेंज करने की वजह से आएगा, या फिर चेंज ऑफ फ्लक्स थीटा के चेंज करने की वजह से आएगा, या फिर इनके कॉम्बिनेशन से भी आ सकता है। मतलब हो सकता है मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही हो इसलिए फ्लक्स चेंज हो रहा हो, एरिया चेंज हो रहा हो इसलिए फ्लक्स चेंज हो रहा हो, एंगल थीटा बदल रहा हो इसलिए फ्लक्स चेंज हो रहा हो, या साइमल्टेनियसली दो दो चीजें बदल रही हो। तो ये कई सारे प्रॉब्लम्स आएंगे, वन बाय वन इसको न्यूमेरिकल के थ्रू करेंगे। अच्छा इसमें एक और चीज बता दें आपको कि ये जो ईएमएफ बराबर माइनस डी फाई बाई डी टी बोलते हो, ये ईएमएफ इंस्टेंटेनियस ईएमएफ को डिफाइन करता है। और अगर आपको कहीं पर एवरेज ईएमएफ चाहिए किसी भी न्यूमेरिकल में, एवरेज ईएमएफ, तो वो आप निकालोगे माइनस टाइम्स चेंज ऑफ द फ्लक्स डिवाइडेड बाय टाइम। मतलब डेरिवेटिव के फॉर्म में आप इंस्टेंटेनियस निकालोगे और डेल्टा के फॉर्म में एवरेज। तो स्टार्ट करेंगे प्रॉब्लम के साथ। फर्स्ट प्रॉब्लम लिखो आप, पहला प्रॉब्लम। ठीक है, फर्स्ट बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम लेंगे यार। एक सर्कुलर लूप है, सर्कुलर लूप, और एरिया ऑफ दैट लूप, सर्कुलर लूप हैविंग एरिया इज 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, और मैग्नेटिक फील्ड इसके प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में दी गई आपको। मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ लूप, और वो चेंज होता है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चेंज होती है 0.5 टेस्ला से 2.5 टेस्ला इन 1 सेकेंड। मैं डेटा चेक कर लूँ यार। 0.5 टेस्ला से 2.5 टेस्ला इन 2 सेकेंड्स। ये मैग्नेटिक फील्ड का चेंज हुआ है 0.5 टेस्ला से 2.5 टेस्ला इन द 2 सेकेंड्स। और ये एक सिंगल लूप है, इसमें सिंगल लूप, सिंगल टर्न है। रेजिस्टेंस इसका दिया हुआ है आपको, रेजिस्टेंस की वैल्यू 2 ओम। पहला सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें इंड्यूस ईएमएफ कितना आएगा। फर्स्ट क्वेश्चन, एवरेज इंड्यूस ईएमएफ। फर्स्ट क्वेश्चन ये है आपका। सेकंड क्वेश्चन ये है कितना चार्ज इसमें से फ्लो कर गया होगा, अमाउंट ऑफ चार्ज जो सर्किट में फ्लो करेगा। तो ट्राई करोगे यार, हमें काफी इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूले के ऊपर है। मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ है 0.5 टेस्ला से 2.5 टेस्ला, टाइम दे रखा है 2 सेकंड्स का, एरिया मेंशन है, रेजिस्टेंस मेंशन है। तो मेरे हिसाब से इसको हम डायरेक्टली अगर करना चाहें तो पहले वाला फ्लक्स निकालते हैं कि जो इनिशियल फ्लक्स आएगा इसके लिए, इनिशियल फ्लक्स की वैल्यू इनिशियली 0.5 टेस्ला का मैग्नेटिक फील्ड और एरिया 8, सो 0.5 मल्टीप्लाइड बाय एरिया 8 10 टू द पावर -2 मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे, -4 सॉरी 10 टू द पावर -4। फाइनल फ्लक्स कैलकुलेट किया जा सकता है बिकॉज फाइनली मैग्नेटिक फील्ड इज 2.5 मल्टीप्लाइड बाय सेम एरिया 8 इंटू 10 टू द पावर -4। चेंज ऑफ फ्लक्स निकाल सकते हो इसके हिसाब से, इनिशियल फ्लक्स और फाइनल फ्लक्स के डिफरेंस से। और इसमें हम लोग माइनस साइन यूज नहीं करेंगे बिकॉज माइनस साइन लेंज लॉ के लिए था, तो हम सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यूज की बात करेंगे। माइनस को यहाँ पर ड्रॉप कर दो, फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स, ये आपका चेंज ऑफ फ्लक्स मिल जाएगा डिवाइडेड बाय टाइम, 2 सेकंड दे रखा है आपको। और ये हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि ये हमारा एवरेज ईएमएफ आएगा, एवरेज। कर लेंगे क्या, कैलकुलेशंस कर लोगे इसके आगे? यस सर। यस सर। राइट, तो न्यूमेरिकल वैल्यू को माइनस से ड्रॉप कर देंगे, बता दें माइनस लेंज लॉ था, तो उसकी अभी हमें जरूरत नहीं है बिकॉज हमसे डायरेक्शन ऑफ करंट तो पूछा नहीं जा रहा है। तो एवरेज इंड्यूस ईएमएफ आ गया है, अमाउंट ऑफ चार्ज कितना फ्लो करेगा। तो इसमें क्या करोगे,
जो ईएमएफ निकाला है विच इज अ काइंड ऑफ अ पोटेंशियल डिफरेंस, तो आप इस एवरेज ईएमएफ को ओम्स लॉ के हिसाब से, मतलब दिस चेंज ऑफ फ्लक्स अपॉन टाइम, इसको मैं टाइम लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, ईएमएफ, सो इसको आप लिख सकते हो करंट आई मल्टीप्लाइड बाय द रेजिस्टेंस आर, और ये आई भी एवरेज करंट आएगा आपका, बिकॉज ईएमएफ एवरेज है तो करस्पॉन्डिंग करंट भी एवरेज आएगी। और एवरेज करंट को हम रिप्लेस कर सकते हैं चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। इंस्टेंटेनियस करंट डी क्यू बाई डी टी, बट एवरेज करंट डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। और यहां से एक चीज रिजल्ट आती है कि जो चार्ज का अमाउंट आएगा डेल्टा क्यू, वो होगा फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स एंड डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस कैपिटल आर। ये काफी इंपॉर्टेंट है, मतलब कई बार यूज करते हैं इसको। चार्ज इक्वल्स टू चेंज ऑफ द फ्लक्स एंड डिवाइडेड बाय आर। यहां सिर्फ हम मॉडुलस को डील करेंगे, माइनस साइन को हम डील नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर सिर्फ मैग्नीट्यूड बताया जाएगा कि अमाउंट ऑफ चार्ज, चेंज ऑफ फ्लक्स ओवर द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, इसके थ्रू। और पहले वाले पार्ट का आंसर आप सिंपली यहां से निकाल दो, ये फर्स्ट पार्ट का आंसर है। क्लियर है ये चीज? जी सर। ठीक है, कंफर्म कर देना, बहुत बेसिक एग्जांपल से स्टार्ट किया। ओके, अब ना आपको एक पॉइंट बता रहे हैं जो थोड़ा सा हम लोग न्यूमेरिकल्स में नेग्लेक्ट हो जाता है हम लोगों से, कि अगर यहाँ पर सिंगल टर्न ना हो करके इसमें नंबर ऑफ टर्न ज्यादा होते हैं, मतलब सब कुछ हम ऐसे रखेंगे, पूरा डेटा एज इट इज रहेगा, बट यहाँ पर सिंगल टर्न की बजाय मान लीजिए हम लोग इसको 3 टर्न्स मान लेते हैं, 3 टर्न का लूप है। अब बताओगे आप यहाँ पर क्या क्या चेंजेस आएंगे? सिंगल टर्न की बजाय अगर ये 3 टर्न का लूप होता और न्यूमेरिकल वैल्यू सब ऐसी चल रही होती, सारा डेटा सेम होता सर 3 टाइम्स हो जाता। हाँ, बट हाँ देखिए 2-3 चीजें फर्क पड़ेंगी। 3 टाइम्स क्या हो जाता, मतलब फ्लक्स या ईएमएफ या करंट या क्या चीज, मतलब क्या चीज 3 टाइम्स होती? सर ईएमएफ। ओके, देखो बच्चा, पहली बात कि अगर आप 3 टर्न का लूप बनाओगे और सेम एरिया का, मतलब एरिया में चेंजेस नहीं आ रहे बट नंबर ऑफ टर्न बढ़ाएंगे, तो नेचुरल से बात है कि मुझे वायर ज्यादा चाहिए होगा, लेंथ ऑफ वायर ज्यादा लगेगी, तो करस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस भी 2 ओम की बजाय 6 ओम बन जाएगा। पहला कंसेप्ट, जितने ज्यादा टर्न आप यूज करोगे उतनी बड़ी वायर लगेगी, और जितनी बड़ी वायर होगी मतलब जितना बड़ा लेंथ होगा, रेजिस्टेंस उसी प्रोपोर्शन में इंक्रीज करेगा। तो पहला काम जो रेजिस्टेंस में फर्क आया, सिंगल टर्न का अगर 2 ओम का रेजिस्टेंस है तो नेचुरली 3 टर्न लूप का 6 ओम रेजिस्टेंस आएगा। उसके बाद जो ये हम फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे, इनिशियल या फिर फाइनल फ्लक्स, बेसिकली आप बोल रहे हो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो पास हो जाएगी, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो पास होगी अगर इसमें 3 टर्न है तो वो तीनों ही टर्न से पास होगी। लाइक पहला टर्न मान लिया यहाँ पर है, इसके बाद एक और टर्न इसके ऊपर चला गया, और इसके बाद एक और टर्न आया, 3 टर्न्स। तो हर एक टर्न के लिए मैग्नेटिक फील्ड पास होगा, यहाँ से भी मैग्नेटिक फील्ड पास करेगा, इससे भी मैग्नेटिक फील्ड पास करेगा, और इससे भी मैग्नेटिक फील्ड पास करेगा। तो जो इनिशियल फ्लक्स है वो भी आपका 3 टाइम्स काउंट होगा बिकॉज ऑफ 3 नंबर ऑफ टर्न्स। फाइनल फ्लक्स भी आपका 3 टाइम्स काउंट होगा, नंबर ऑफ टर्न फ्लक्स में मल्टीप्लाई होगा। उसके बाद जब हम चेंज इन फ्लक्स अपॉन टाइम कर रहे हैं, चेंज इन द फ्लक्स डिवाइडेड बाय टाइम, तो नोटिस करिएगा चेंज इन फ्लक्स अपॉन टाइम में 3 का फैक्टर एक्स्ट्रा आएगा आपके लिए। दैट मीन्स जहां ईएमएफ जो आएगा वो पहले के कंपेयर में 3 टाइम्स ज्यादा होगा। जितना ईएमएफ सिंगल टर्न में था उससे 3 टाइम्स लार्जर ईएमएफ आएगा। बट अगर आप करंट की बात करोगे, करंट ठीक है बच्चा, यहाँ पॉइंट पकड़ पाते हो आप लोग, पॉइंट समझ पा रहे हो कि ईएमएफ जो आएगा वो 3 टाइम्स लार्जर किसकी वजह से आ रहा है, बिकॉज ऑफ 3 टर्न्स। सो फ्लक्स इज नाउ 3 टाइम्स लार्जर, पहले से 3 टाइम्स ज्यादा फ्लक्स है, बाद वाला फ्लक्स भी 3 टाइम्स ज्यादा है, तो जो चेंज आएगा ये भी आपका 3 टाइम्स ज्यादा आएगा, ईएमएफ 3 टाइम्स होगी।
बट साथ में रेजिस्टेंस भी Yes, 3 sir. टाइम्स हो रहा है, रेजिस्टेंस भी 3 टाइम्स हो रहा है इधर के। मतलब अगर लेफ्ट हैंड साइड हमारा 3 टाइम्स हो रहा है तो राइट हैंड साइड पर रेजिस्टेंस भी हमारा 3 टाइम्स हो रहा है। एंड दैट मीन्स कि जो करंट का वैल्यू मिलेगा आपको, वैल्यू ऑफ करंट, वो सेम रहेगा। और वैल्यू ऑफ करंट सेम होगा, साथ में ये जो अमाउंट ऑफ चार्ज है, अमाउंट ऑफ चार्ज ये भी आपका सेम आएगा, बिकॉज दोनों फ्लक्स 3 टाइम्स ज्यादा होंगे, मतलब न्यूमरेटर 3 टाइम्स हो गया, साथ में रेजिस्टेंस भी 3 टाइम्स हो रही है, इधर भी 3 टाइम्स और इधर भी 3 टाइम्स। दैट मीन्स कि अमाउंट ऑफ चार्ज एज इट इज आएगा। अब ये सब कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए होते हैं। कंपेयरिंग सिंगल लूप विथ नंबर ऑफ लूप्स, क्या फर्क आएगा? सो आंसर सही था, ईएमएफ 3 टाइम्स ज्यादा होगा बट करंट एज इट इज मिलेगी आपको, बिकॉज रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी उसी प्रपोर्शन में, और चार्ज का अमाउंट भी सेम आएगा, बिकॉज न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम फैक्टर आएंगे, कैंसिल आउट कर जाएंगे। सर सर डेल्टा सर जो चार्ज चेंज होगा सर, अगर फाइनली फ्लक्स कम है इनिशियल ज़्यादा सर, तभी मॉड लेंगे। हाँ मॉड है, अमाउंट ऑफ चार्ज है, अमाउंट का नेगेटिव नहीं बोल सकते, चार्ज का अमाउंट। ओके सर। हाँ ये मॉड, एक्चुअली जो फैराडेज लॉ में नेगेटिव साइन है उसको जितना हो सके अवॉइड करो, वो आप लेंज लॉ यूज करने ज्यादा अच्छा है, क्योंकि वो सिर्फ डायरेक्शन ऑफ करंट बताने के लिए है, उसका और कोई क्वांटिटेटिव यूज नहीं। माइनस साइन का हमारे न्यूमेरिकल में बहुत ज्यादा यूज नहीं होता। ओके सर। खैर नेक्स्ट देखते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। पहले मैं बहुत कॉमन क्वेश्चन लूंगा जो एग्जाम में बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं, और वो ये है, सोलेनाइड का एग्जांपल ले रहे हैं, बट सोलेनाइड को हम थोड़ा वर्टिकल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, कुछ कैपिटल आई करंट किसी सोलेनाइड के अंदर है, लॉन्ग सोलेनाइड का एग्जांपल, और इसके आउटसाइड हमने एक लूप रखा है, इससे बड़ा, मतलब लूप का साइज जो है वो सोलेनाइड के साइज से ज्यादा है, और लूप हैविंग n नंबर ऑफ टर्न्स एंड टोटल रेजिस्टेंस कैपिटल आर। ये मान लिया टोटल रेजिस्टेंस कैपिटल आर है, और ये करंट आई जो है वो एक फंक्शन दिया गया है आपको, करंट आई इज गिवन है सम कांस्टेंट k मल्टीप्लाइड बाय t, सम कांस्टेंट k टाइम्स p, मतलब टाइम का फंक्शन है, करंट चेंज कर रहा है तो टाइम, या कोई और भी फंक्शन ले सकते हो, सिर्फ यही कोई जरूरी नहीं है कि k इंटू टी हो या टी स्क्वायर, साइन का फंक्शन, कॉस का फंक्शन, ऐसा भी ले सकते हो। ठीक है, अब बताओ आप इसमें कितना इंड्यूस करंट आएगी, इंड्यूस करंट इस आउटर लूप में अगर निकाल लो करंट इंड्यूस, ये पहले बेसिक पूछूंगा, फिर इसके बाद ना इसका ऑब्जेक्टिव चेंज करेंगे, पहले तो बेसिक लेवल का चेक करिएगा। एन टर्न का लूप है, टोटल रेजिस्टेंस आर है, लूप का साइज सोलेनाइड के साइज से बड़ा है, और सोलेनाइड की रेडियस जो है वो ए है, लूप की रेडियस हम कुछ आर से डिनोट कर ले या बी से डिनोट कर लेते हैं। तो ईएमएफ को लिखोगे, ईएमएफ विल बी करंट मल्टीप्लाइड बाय द रेजिस्टेंस, माइनस साइन को हम ड्रॉप कर देंगे, फिलहाल माइनस साइन कंसीडर नहीं करेंगे अभी, और रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स यानी कि डी बाई डी टी ऑफ फ्लक्स, फ्लक्स निकालने के लिए आप लगाओगे मैग्नेटिक फील्ड बी मल्टीप्लाइड बाय द एरिया, और यहाँ कॉस थीटा भी नहीं यूज करेंगे फ्लक्स निकालने में, कॉस थीटा का यूज इसलिए नहीं होगा क्योंकि जो लूप का प्लेन है और सोलेनॉइड की जो कॉइल्स है वो दोनों सेम प्लेन्स में है, तो मैग्नेटिक फील्ड लूप के परपेंडिकुलर ही आएगी, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द लूप ही मिलना हमें, इसलिए कॉस थीटा का यूज नहीं कर रहे कोई।
और मैग्नेटिक फील्ड जो यहाँ पर है वो क्योंकि सोलेनॉइड की वजह से है, तो इसको लिखोगे म्यू नॉट मल्टीप्लाइड बाय इसके नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, उसको स्मॉल एन मान लेते हैं, और मल्टीप्लाइड बाय द करंट के इंटू टी। ये आई सोलेनॉइड है और ये आई जो है वो लूप के लिए है, आई एल से डिनोट कर रहे हैं। ये सोलेनॉइड वाली करंट, ये लूप वाली करंट जो कि इंड्यूस होकर के आ रही है। लूप करंट इनटू रेजिस्टेंस ऑफ द लूप इक्वल्स टू डी बाय dt, और उसका फ्लक्स विच इज मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। मैग्नेटिक फील्ड में ये, अब एरिया जो पुट करेंगे यहाँ पर, कल इसके बारे में डिस्कस किया गया था कि अगर आप सोलेनॉइड से बिगर साइज का लूप लेते हो, सोलेनॉइड से बिगर, तो जो एरिया कंसिडर करेंगे वो इंस्टेड ऑफ पाई बी स्क्वायर, इंस्टेड ऑफ पाई बी स्क्वायर जो कंसिडर एरिया होगा वो सिर्फ पाई ए स्क्वायर लेंगे। एंड रीजन इसका क्या था कि पाई स्क्वायर का एरिया क्यों ले रहे हैं यहाँ पर इंस्टेड की पाई बी स्क्वायर, जबकि लूप का साइज ज्यादा है। तो उसका रीजन ये था कि जो सोलेनॉइड होता है वो अपने आउटर स्पेस में, आउटसाइड सोलेनॉइड यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो जीरो मैग्नेटिक फील्ड आती है। इधर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी, इधर वाले स्पेस में कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड इतने रेडियस के अंदर मिलेगी आपको, और इसीलिए एरिया की जगह पर सिर्फ सोलेनॉइड का एरिया कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है पॉइंट? बोलिए। बता दो बच्चा, कंफर्म कर दो कि आप इंपॉर्टेंट लेक्चर पे हो आज, ईएमआई के इंपॉर्टेंट लेक्चर पे। यस राइट, ठीक। और बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स है जिससे गलतियां होती हैं, लाइक रेडियस गलत चूज कर लिया, बी ले लिया, और नंबर ऑफ टर्न पे ध्यान दिया। अभी ये गलती इसमें हो रही है हमारे से, एक मिस्टेक अभी है, और वो मिस्टेक क्या है, इस लूप में नंबर ऑफ टर्न भी दे रखे आप एन, सो ये जो फ्लक्स कैलकुलेट होगा वो हर एक टर्न के लिए कैलकुलेट किया जाएगा। बी इंटू ए इज द फ्लक्स ऑफ सिंगल टर्न, बिकॉज इट हैज एन टर्न, तो यहां अंदर अभी एन और मल्टीप्लाई करेंगे तब जाकर के आपका फाइनल आंसर आएगा। तो मल्टीपल टर्म्स में इस बात का ध्यान रखना, फ्लक्स में बी इंटू ए और साथ में नंबर ऑफ टर्न मल्टीप्लाई करना ना भूलिएगा, बिकॉज टोटल फ्लक्स चाहिए होता है मेरे को इसके अंदर, बी ए इंटू ए। अब अगर मैं इसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछना चाहूं या इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस क्रिएट करना चाहें, वो ये कह दे कि अगर हम सेम साइज का, सेम साइज के, सेम साइज का लेकिन हाफ टर्न कर दे, नंबर ऑफ टर्न को हाफ कर दे, n/2 कर दे, साइज ये रखे, साइज ऑफ लूप सेम है बट नंबर ऑफ टर्न हाफ करे, तो ऑब्जेक्टिवली पूछ सकते हैं कि व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द ईएमएफ पार्ट, व्हाट विल बी इफेक्ट ऑन द करंट, व्हाट विल बी इफेक्ट ऑन द फ्लक्स। इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आप ही लोग बताओ इसका आंसर क्या बनेगा। हैविंग द सेम साइज ऑफ लूप इफ नंबर ऑफ टर्न्स आर reduced by half, reduced by 2 times, having the same size, EMF पर क्या फर्क पड़ जाएगा? सर हाफ हो जाएगा। हाफ हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पर कैपिटल एन की वैल्यू हाफ हो जाएगी, तो ये पूरा टर्म हाफ हो जाएगा, EMF हाफ हो जाएगा। करंट के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा? नो चेंज। नो चेंज, एंड द रीजन इज प्रोपोर्शन में रेजिस्टेंस बदल जाती है, इधर भी हाफ होगा, इधर भी हाफ होगा, तो प्रोपोर्शन में आपका इंड्यूस करंट सेम रहेगा। राइट, और ये तो मैंने जैसे एक आइडिया दिया है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक क्वेश्चन बदल रहा हूँ, यहाँ पर क्वेश्चन चेंज कर रहा हूँ, और अब क्वेश्चन ये है, जितनी लेंथ में मैंने ये एन टर्न बनाए होंगे, जिस लेंथ ऑफ वायर का यूज करके एन नंबर ऑफ सर्कुलर लूप बनाए थे, उतनी ही लेंथ में अगर मैं एन टर्न का स्क्वायर लूप तैयार करता, फिर से रिपीट कर रहा हूं, हमने सोलेनॉइड के चारों तरफ एक सर्कुलर लूप लगाया हुआ है जिसमें नंबर ऑफ टर्न एन है। अब अगर इस वायर को हम काट करके और सर्किल की बजाय स्क्वायर में कन्वर्ट कर दें,
with the same number of turn, with the same number of turn, EMF पर क्या फर्क पड़ेगा? क्वेश्चन क्लियर है तुम लोग को? बताओ। मतलब हम सोलेनॉइड के चारों तरफ एक सर्कुलर टर्न बना रहे थे। मान लो 10 मीटर का तार था, 10 मीटर के तार को हमने 100 टाइम्स लपेट दिया, इसमें तो 100 टर्न्स हो गए 10 मीटर के वायर के। अब उसी 10 मीटर की वायर को हम स्क्वायर के लूप में लेके चलेंगे, स्क्वायर फॉर्म में, और नंबर ऑफ टर्न उतने ही रखने मेरे को। तो उससे हमारे ईएमएफ पर क्या फर्क पड़ेगा, करंट पर क्या फर्क पड़ेगा, तो रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा, ये सब बताना है आपको। सर अगर ये 2a जो है वो उसके स्क्वायर के साइड लेंथ से छोटा है तो ईएमएफ में कोई चेंज नहीं होगा? नहीं, जो हम स्क्वायर बना रहे हैं ना, जो हम स्क्वायर फॉर्म करने जा रहे हैं वो सोलेनॉइड से बिगर है, ये तो क्लियर है। सोलेनॉइड के चारों तरफ स्क्वायर बनेगा, बिगर देन सोलेनॉइड। सर तो ये बट उसकी चेंज नहीं होगा, सिर्फ उसकी ज्योमेट्री जो है वो सर्कल की बजाय स्क्वायर करने जा रहे हैं। अभी हमने सर्कुलर लूप ले रखा है, अब हम स्क्वायर लूप चाहते हैं, सेम नंबर ऑफ टर्न का, और लेंथ जो उस स्क्वायर को बनाने में लगेगी वो उतनी ही लेंथ है जितनी लेंथ में सर्कल बना हुआ है। नो कोई चेंज सर। चेंज नहीं होगा सर। हाँ, बिकॉज आप नोटिस करो कि यहाँ पर जो आप एरिया यूज कर रहे हो वो एरिया बाहर वाले लूप का है ही नहीं। तो बाहर का लूप सर्कुलर है या बाहर का लूप स्क्वायर के फॉर्म में है या बाहर का लूप ट्रायंगल के फॉर्म में है, क्या फर्क पड़ता है आपको? बिकॉज एरिया जो चाहिए वो तो पाई ए स्क्वायर चाहिए आपको। सोलेनॉइड का एरिया लगा रहा है ना यहाँ तो इसके बाहर लूप की ज्योमेट्री फर्क नहीं पड़ती, सर्कुलर, नॉन सर्कुलर, इलिप्टिकल, स्क्वायर, पिरामिड, किसी भी फॉर्म में राइट हैंड साइड पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपका। दैट मींस ईएमएफ का पोर्शन सेम रहेगा, प्लस रेजिस्टेंस में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज वायर तो उतना ही यूज कर रहे हो आप। तो रेजिस्टेंस को अगर हम नोटिस करें तो रेजिस्टेंस इज रो इनटू एल बाई ए। तो जब सेम लेंथ यूज करेंगे, सेम मटेरियल यूज कर रहे हैं और सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया यूज करेंगे तो नेचुरल सी बात है रेजिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर जो एरिया है और यहाँ पर जो एरिया है इसमें कंफ्यूज नहीं करना आपको। ये वाला एरिया आपका सोलेनॉइड का क्रॉस सेक्शनल एरिया है और यहाँ पर जो एरिया है वो वायर्स का क्रॉस सेक्शन, मतलब मोटा वायर है कि पतला वायर है, ये उस पर डिपेंड करता है। तो रेजिस्टेंस भी सेम रही बिकॉज सेम लेंथ को यूज किया गया था, इसका मतलब करंट भी सेम आएगा। ठीक है जी, पॉइंट समझ में आ गया आपको ये चीज? यस सर। राइट, ठीक। देन एक और क्वेश्चन देखते हैं, मतलब इस तरीके से ना ऑब्जर्वेशंस करिएगा, ध्यान रखना। कभी कभी क्वेश्चन डायरेक्ट कैलकुलेटिव आते हैं और कभी कभी रीजनिंग वाले भी आते हैं। थर्ड क्वेश्चन, अब इसमें ये कह रहे हैं कि एक स्क्वायर लूप है, क्वेश्चन ध्यान से देखना है, स्क्वायर लूप लाइक ए बी सी डी करके, और इसकी कुछ साइड लेंथ है एल, न्यूमेरिकल वैल्यूज में 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर का ये स्क्वायर लूप है। और इसमें क्या कर रहे हैं, जो पॉइंट बी और पॉइंट डी है ना, इनको हम आउटवर्ड पुल कर रहे हैं। दैट मीन्स मतलब ये कंडीशंस आपकी टाइम t इक्वल टू 0 की है और उसके बाद हम पॉइंट बी को लेफ्ट साइड और पॉइंट डी को राइट साइड ऐसे पुल कर रहे हैं। मतलब हम इसकी ज्योमेट्री को बदलने जा रहे हैं। अभी ये स्क्वायर के फॉर्म में है, इन दोनों वर्टेक्स को पुल करेंगे
और तब तक पुल करेंगे जब तक कि पॉइंट ए और पॉइंट सी के बीच का डिस्टेंस, मतलब ये डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर ना हो जाए. Point B and point D pulled apart, they are pulled apart until the separation between point A and C, that means this length, becomes 3 centimeter. और इस पूरे प्रोसेस में जो टाइम लगा है आपको, इस पूरे प्रोसेस को करने का टाइम वो 0.2 सेकेंड्स का है. टोटल टाइम है 0.2 सेकेंड्स इनको पुल करने में. और मैग्नेटिक फील्ड जो यहाँ पर है वो इनसाइड डायरेक्शन में 0.2 टेस्ला की, 0.2 टेस्ला इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड है. 0.2 सेकेंड्स के टाइम पीरियड के अंदर बी और डी को इतना पुल करना है आपको सो दैट कि ए और सी पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो 3 सेंटीमीटर हो जाए. ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हो गया? तो आपको बताया इसमें निकालना है आपको चार्ज, अमाउंट ऑफ चार्ज फाइंड आउट करना है, और रेजिस्टेंस इसकी दे रखी है आपको 5 ओम की. कितना चार्ज फ्लो हुआ होगा ये बताना है. क्या क्या बदला इसके अंदर? आप सोचोगे, हमने आपसे कहा था ना कि हम लोग या तो बी बदलेंगे या एरिया बदलेंगे या थीटा बदलेंगे, तो यहाँ पर क्या बदल रहे हैं आप? बी और डी को पुल करके, यानी इसकी ज्योमेट्री को चेंज करके क्या बदला जा रहा है इसमें? कौन सा फैक्टर? एरिया. एरिया. तो बिल्कुल सही बात है कि एरिया चेंज कर रहे हो. उसमें इनिशियल फ्लक्स निकालोगे, मतलब फ्लक्स एट टाइम t इक्वल टू 0, जब ये स्क्वायर के फॉर्म में था तो वो लिखा जाएगा इसकी साइड लेंथ 3 सेंटीमीटर विच इज 3/100 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय दिस मैग्नेटिक फील्ड 0.2 टेस्ला. ये इनिशियल फ्लक्स हो गया. बाद में जब फ्लक्स निकालेंगे 0.2 सेकेंड से बाद, तो मैग्नेटिक फील्ड तो सेम रहेगा बट एरिया वाला कंसेप्ट आपको देखना पड़ेगा. और ये रिजिड वायर्स है, मतलब इन वायर्स की लेंथ चेंज नहीं करेगी, ये 3 सेंटीमीटर की लेंथ पे ही रहेगी. कंडक्टर है, मेटेलिक बॉडी होगी, तो नेचुरल सी बात है कि ये लेंथ टोटल 3 सेंटीमीटर की रहेगी. तो वो थोड़ा सा कैलकुलेशन आपका कुछ ऐसे हो जाएगा यार. अब इसकी ज्योमेट्रिकल शेप कुछ रोम्बस टाइप की बन सर 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स. राइट, रोम्बस बन जाएगा जिसमें ये लेंथ आपको 3 सेंटीमीटर दी जा रही है और ये भी 3 सेंटीमीटर है. बिल्कुल सही है कि 2 इक्विलैटरल ट्रायंगल बन जाएंगे और एरिया निकाल सकते हो आप इसका. कितना होता है? √3/4 L स्क्वायर होता है ना सर, इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया. यस सर. यस सर. तो इट इज √3/4 इंटू 3/100 स्क्वायर. एक ट्रायंगल है, 2 ट्रायंगल्स बन रहे हैं तो यहाँ पर 2 और मल्टीप्लाई करेंगे, साथ में मैग्नेटिक फील्ड 0.2. ये आपका बाद वाला फ्लक्स आ जाएगा. और अभी इसके पहले वाले एग्जांपल में एक रिजल्ट हमने यूज किया था, उसको आप इनफैक्ट नोट कर ले क्योंकि वो कई बार यूज होता है. जो चार्ज निकालने का फॉर्मूला है रेजिस्टेंस के केसेस में, किसी रेजिस्टेंस वाले न्यूमेरिकल में अगर आपको चार्ज निकालना हो तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड ये लिख सकते हो, द चार्ज विल बी इक्वल टू चेंज ऑफ फ्लक्स एंड डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस. इस पर कई बार न्यूमेरिकल्स आते हैं तो इसको याद रखो. और यहाँ पर सिर्फ मॉडुलस पार्ट, चेंज ऑफ फ्लक्स का मॉडुलस, तो निकाल ले, दोनों का डिफरेंस कर दीजिए. फाइनल इनिशियल का डिफरेंस दैट इज चेंज ऑफ फ्लक्स, रेजिस्टेंस 5 ओम, डायरेक्टली चार्ज की वैल्यू.
स्विच करें नेक्स्ट प्रॉब्लम पर यार। सर पूछो। सर सॉलिनॉइड वाले क्वेश्चन में से हम लोग इंस्टेंटेनियस करंट निकाल रहे हैं। नहीं, एवरेज। ये सारे आप एवरेज कर रहे हो, क्योंकि जो चेंज हुआ है आपको एक टाइम दिया गया है और चेंज बताया जा रहा है कि इतना चेंज हुआ। स्पीड ऑफ चेंज थोड़ी बताया गया आपको कि हर एक मोमेंट पर कैसे किया था। मैं एक और एग्जांपल से समझा रहा हूँ, उसको देखो। अरे इस क्वेश्चन में ये तो बताया नहीं गया था कि जॉइंट्स हिंज्ड है, तो मतलब ये समझ नहीं पाए थे कि लेंथ चेंज होगी कि नहीं पाई इसकी। हाँ, तो वो मिसप्लेस हो गया होगा। ये हिंज है, सारे हिंज पॉइंट्स हैं, ये जितने भी है ये हिंज है। देखो सॉलिनॉइड वाला क्वेश्चन आप कह रहे हो ना, उसको एक बार और बता देते हैं। इसमें सोलेनॉइड के बाहर आपका एक सर्कुलर लूप ऐसे ऐसे चल रहा पूरा। और अब की बार क्या करेंगे ना, इसके अंदर कोई लूप रखते हैं इनसाइड में। इसके इनसाइड में एक सर्कुलर लूप लेंगे आप। अभी इसके पहले वाले न्यूमेरिकल में बाहर किया था, अब इसके अंदर करें। और नाउ करंट की वैल्यू कुछ इस तरीके से है, 30 × 1 - e⁻⁻⁻ -1.6 मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल t। मतलब करंट टाइम का फंक्शन दिया गया, कुछ अलग सा फंक्शन है करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। और जो अंदर लूप रखा है उसका साइज दिया गया है, ये साइज स्मॉल ए, रेडियस इसकी स्मॉल ए है, और नंबर ऑफ टर्न कैपिटल एन, साइज स्मॉल ए, रेजिस्टेंस आर। ये अंदर वाले लूप की स्पेसिफिकेशन है, रेडियस स्मॉल ए, नंबर ऑफ टर्न एन एंड रेजिस्टेंस कैपिटल आर। और सोलेनॉइड के लिए स्पेसिफिकेशन है कि नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ वो स्मॉल एन है, स्मॉल एन टर्न पर यूनिट लेंथ। अब आप बताओ इसमें कितना करंट इंड्यूस होगा, इंड्यूस करंट अंदर वाले सोलेनॉइड में कितनी करंट इंड्यूस होगी, ये निकालना है मान लो। तो अच्छा, इसको थोड़ा सा ना डीपली भी देखेंगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले तो आप ये बताओ कि इस सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड की जो लाइंस होंगी वो ऊपर की तरफ जाएगी या नीचे की तरफ आएंगी अकॉर्डिंग टू दिस करंट। ये जो करंट है इसके हिसाब से सर ऊपर जाएंगे। हाँ, ये करंट ऐसे जाकर के और सोलेनॉइड की बैक साइड से वापस आ रहा है, फिर ये ऐसे फ्लो कर रहा है, फिर इसके बैक साइड से वापस आ रहा है, फिर ये ऐसे फ्लो कर रहा है। तो अगर आप करंट के हिसाब से अपनी फिंगर्स को बंद करेंगे, जिस तरीके से करंट फ्लो हो रही है उसके हिसाब से फिंगर बंद करें, तो ये क्लियर है कि मैग्नेटिक फील्ड की जो लाइंस है वो ऊपर की तरफ है। ये आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऊपर की तरफ। अगर मैं इस पूरी प्रॉब्लम को 2 डायमेंशन के व्यू में दिखाना चाहूँ, ये बिकॉज 3 डायमेंशन में थोड़ा प्रॉब्लम आधा होता है, तो अगर मैं ऊपर से व्यू करूं, मतलब यहां से अगर मैं व्यू करूं, तो इस प्रॉब्लम को आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। अगर हमारी आईज ऊपर की तरफ है और हम सारा चीज इसका टॉप व्यू ले, तो हम इसको ऐसे भी दिखाएंगे। हम एक सर्कल दिखाएंगे ऑफ रेडियस, जो सोलेनॉइड की रेडियस के बराबर होगा, और सोलेनॉइड का रेडियस मैं बी से डिनोट करता हूं। तो हम बी रेडियस का एक सर्कल दिखाएंगे, उसके अंदर एक लूप दिखाएंगे जिसका रेडियस ए, और मैग्नेटिक फील्ड इस पूरे बी रेडियस के लूप में ऊपर, मतलब कि आपकी तरफ आ रहा होगा टुवर्ड्स ऑब्जर्वर। टुवर्ड्स ऑब्जर्वर आने का मतलब मैग्नेटिक फील्ड को हम यहाँ पर डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। ये इसी का 2D टॉप व्यू कह सकते हो। और नंबर ऑफ टर्न यहाँ पर एन, रेजिस्टेंस इसकी आर, बाकी आउटर सर्किल सोलेनॉइड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसके आउटसाइड कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं, सोलेनॉइड के आउटसाइड 0। ये पूरा सब कुछ ऐसे होगा।
ये भी स्टेप क्लियर है? यस सर। हाँ, न्यूमेरिकल को सिंप्लीफाई करने के लिए आपको सोलेनोइड का 2 डायमेंशनल पिक्चर दिखाना पड़ेगा। ये थोड़ा सा आसान पड़ता है। अब आसान सा ये है कि अब की बार जो मेरा लूप है वो सोलेनोइड के अंदर, तो जो एरिया कंसीडर करेंगे वो लूप वाला एरिया लेंगे, बिकॉज सिर्फ इतने एरिया में फ्लक्स कंसीडर किया जाएगा। लूप का साइज छोटा है, सोलेनोइड का साइज बड़ा है, तो एरिया लूप का लेंगे। और अगर लूप का साइज ज्यादा होता, सोलेनोइड छोटा होता, तो एरिया सोलेनोइड का रखेंगे। तो नाउ ईएमएफ जो आ रहा है उसको लिखेंगे करंट इनटू रेजिस्टेंस आई इंटू आर। आपकी अगर माइनस लगाए चाहे ना लगाए कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज हम मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करते हैं। एंड डी बाई dt ऑफ द फ्लक्स, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड बी, जो कि सोलेनोइड के केस में म्यू नॉट इंटू नंबर ऑफ टर्न इंटू करंट। ये वाला करंट जो सोलेनोइड में दिया जा रहा है आई एस। और एरिया जो मल्टीप्लाई होगा, मैं इसी के लिए बार बार क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं। लूप स्मॉलर साइज का है तो एरिया ऑफ लूप, मतलब मोटा मोटा ये कह सकते हो कि छोटा वाला एरिया आएगा। जिसका एरिया कम है वो एरिया रखो यहाँ पर। अगर लूप का कम है तो लूप का एरिया, सोलेनोइड का कम है तो सोलेनोइड का एरिया। और ये करंट आपका जो आएगा वो लूप के अंदर आएगा, और ये इंस्टेंटेनियस करंट है। मेरे ख्याल से यही पूछना चाह रहे थे, मैं शायद आपका डाउट समझ नहीं पाया था। यस सर। हाँ, क्योंकि डी बाई dt लगा रहे तो ये करंट एट सम टाइम t है, इंस्टेंटेनियस करंट। बिल्कुल सही। आगे का पार्ट प्रोसीड कर सकते हो। सोलेनोइड का फंक्शन दिया गया है करंट का, IS दिया गया है, तो ये IS को ले जा करके यहाँ पर रखिए, अपना आंसर ले आओ, आ जाएगा इसकी वैल्यू। अब आपको ये बताना है, अब कुछ क्वेश्चन है। और देखो बच्चा, प्रिपरेशन यार न्यूमेरिकल के लिए भी करके चलो और नॉन न्यूमेरिकल के लिए भी करके चलो। लाइक पहला क्वेश्चन अब ये है, इसमें करंट जो इंड्यूस करेगी उसका डायरेक्शन क्या होगा। लेंज लॉ का यूज करना सीखिएगा। यहाँ पर करंट कैसे इंड्यूस करेगी, तो क्लॉकवाइज। ये करंट करे, देखो आप, ये इंक्रीजिंग करंट है या डिक्रीजिंग करंट है, फंक्शन को एनालाइज करना पड़ेगा। ये जो फंक्शन है करंट, आप नोटिस करो इंक्रीजिंग है। तो क्योंकि ये करंट इंक्रीज करेगा तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। मैग्नेटिक फील्ड अगर बढ़ेगी सोलेनोइड की वजह से, बी सोलेनोइड अगर बढ़ेगा तो नेचुरली यहाँ पर फ्लक्स बढ़ेगा। तो ये इंक्रीजिंग फ्लक्स वाला केस हो गया। और जब इंक्रीजिंग फ्लक्स वाला केस होता था तो हम लोगों ने ये कहा था कि जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड होगी और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड यानी कि सोलेनोइड, ये अपोजिट आएंगे, बिकॉज फ्लक्स बढ़ने वाला केस है। सोलेनोइड की मैग्नेटिक फील्ड अगर डॉट है यानी बाहर की तरफ है, तो इसमें जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड वो क्रॉस में जाएगी। और अगर क्रॉस में मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगा तो हम अपने राइट हैंड थंब को क्रॉस में रखेंगे, बंद हो जाएंगी, यानी कि यहां पर क्लॉकवाइज करंट आई इंड्यूस करेगा। तो हो गया आपका लेंज लॉ का यूज। दूसरा पॉइंट, सेकंड पॉइंट, इसमें कोई दिक्कत है किसी को यार इंड्यूस करंट का डायरेक्शन देखने में? नो सर। नहीं ना, चलो ठीक है। नाउ सेकंड पॉइंट, ये जो लूप है इसकी टेंडेंसी एक्सपेंशन की है या फिर कंट्रैक्शन की होगी? टेंडेंसी ऑफ लूप टू इंक्रीज द रेडियस और टू डिक्रीज द रेडियस। ये मुझे पता है कि मैग्नेटिक फील्ड सोलेनोइड की जो है वो इंक्रीज हो रही है, बिकॉज करंट का जो फंक्शन है वो फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। टाइम के साथ करंट बढ़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, तो लूप एक इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है। और नेचर जिसको इंडक्टेंस कहा गया था, वो पिछली क्लास में ये कहा गया था कि हर एक लूप ये चाहता है कि उसका फ्लक्स मेंटेन रहे, फ्लक्स कांस्टेंट रहे। तो अगर
हाँ, एक्सपेंशन। अगर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रहा है और फ्लक्स मेंटेन करना चाहते हो तो एरिया को कम करना पड़ेगा, मतलब टेंडेंसी ये होगी कि एरिया कम हो जाए। तो ये अपने आप को छोटा करना चाहेगा, अपने साइज को रिड्यूस करना चाहेगा, जिसका मतलब ये भी हुआ कि इसके ऊपर रेडियल डायरेक्शंस में फोर्सेस आएंगी। इस अंदर वाले लूप पर रेडियली इनवर्ड फोर्सेस काम कर रही होंगी और उस रेडियल इनवर्ड फोर्सेस की वजह से इसके अंदर एक टेंशन फोर्स भी आएगी। इस अंदर वाले लूप में एक टेंशन फोर्स काम करेगी और अब वो भी कैलकुलेट करने को आ सकता है। एडवांस साइड पे जाओगे तो एडवांस के न्यूमेरिकल में ये भी पूछा जा सकता है कि इसके अंदर कितनी टेंशन फोर्स काम करेगी अंदर वाले लूप में। और अब उसके बारे में देखिए, इंड्यूस करंट आपका क्लॉकवाइज चल रहा है, आई इंड्यूस क्लॉकवाइज, और सोलेनोइड की मैग्नेटिक फील्ड डॉट के फॉर्म में। तो कहीं पर भी जो मैग्नेटिक फील्ड सोलेनोइड का है वो डॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब हम क्या करने जा रहे हैं, टेंशन फोर्स कैसे निकाल सकते हैं। और ये वैसे हालांकि IL क्रॉस आपको हाँ मैग्नेटिज्म के भी बताया था कि अगर मैं हाफ लूप कंसीडर कर लूं, अगर मैं हाफ लूप की बात करूं और एक कंसेप्ट रिकॉल कराता हूं पहले आपको। फोर्स का एक फॉर्मूला पढ़ते हो आई एल क्रॉस बी, तो तब भी मैंने एक बात कही थी कि अगर आपके पास कोई वायर है जो कि सर्किल के फॉर्म में है या किसी कर्व के फॉर्म में है, और अगर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म हो, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है और वायर मेरा कर्व के फॉर्म में है, तो यहाँ जो एल वेक्टर कंसिडर करते हो आप, वो उस कर्व वायर के दोनों एंड पॉइंट्स के बीच का डायरेक्ट लेंथ होता है। मतलब अगर मैं हाफ लूप की बात कर रहा हूं, इधर वाला हाफ लूप अगर ना लूं, तो आई एल क्रॉस बी में यहां पर एल कौन सा यूज करेंगे, सरकमफ्रेंस या फिर डायमीटर? मैग्नेटिक फील्ड डायमीटर। यानी इसमें जो अंदर की तरफ फोर्स आएगी ना यार, अंदर की तरफ जो रेडियल फोर्स आएगी जो कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से आएगी, वो चीज इसकी इंड्यूस करंट आईएल इनटू लेंथ, बट सरकमफ्रेंस नहीं लेंगे इसमें, ये लेंथ जो डायमीटर वाला पोर्शन होगा 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, और रेडियस इसका स्मॉल ए था, इनटू मैग्नेटिक फील्ड। कौन सा मैग्नेटिक फील्ड कंसीडर करेंगे, इसके बारे में भी कल डिस्कस किया गया था कि जो फोर्स लगेगा वो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से लगेगा या जो पहले से मैग्नेटिक फील्ड की उसकी वजह से लगेगा। तो पहले वाला यानी कि सोलेनोइड वाली मैग्नेटिक फील्ड, मतलब कि म्यू नॉट एन और ये फोर्सेस इसको अंदर कंप्रेस करना चाहेंगे जिसके अगेंस्ट टेंशन फोर्सेस टी अपीयर हो दोनों साइड पर, और इसको हम 2 इंटू टी से कंपेयर भी करेंगे। अब मैं आपसे फिर कह रहा हूं, देखो अगर आपका कोई भी वायर ना यार कर्व के फॉर्म में है, अगर कर्व के फॉर्म में वायर है, तो इसमें जो टेंशन फोर्स आएगी वो यहां पर आएगी और यहां पर आएगी, एंड पॉइंट्स पर आती है।
तो अगर हम इसको और ऐसे फोल्ड करेंगे ना, यानी इसको छोटा करना चाहेंगे, तो टेंशन फोर्स अंदर की तरफ जाएगी। इसमें ये मेटेलिक बॉडीज है, इसमें टेंशन फोर्स बाहर भी लग सकता है, मतलब इसको खींच भी सकते हो, पुल भी कर सकते हो, और इसको कंप्रेस भी कर सकते हो। तो कंप्रेसिव टेंशन फोर्स बोलेंगे इसको, कंप्रेसिव टेंशन। टेंशन भी दो तरीके की है, एक होता है पुलिंग, मतलब आप इसको बाहर खींचे, और एक होता है दबाएं इसको। तो अगर बाहर से कोई इसको अंदर पुश कर रहा हो इनसाइड, तो इधर से हमको बाहर पुश करना पड़ेगा ताकि दोनों फोर्स आपस में बैलेंस है। तो मैग्नेटिक फील्ड की फोर्स इसको लेफ्ट साइड पर पुश कर रही है, टेंशन वाली फोर्स इसको राइट साइड पर पुश कर रही है, और दोनों आपस में बैलेंस हो रही है। ठीक है पॉइंट ये? Yes, sir. ठीक, चलिए और एक्सट्रीम लेवल पे जाएगा और डीप एनालिसिस करना चाहेंगे इसमें। तो ये जो आई लूप लिख रहे हो, ये हम फैराडेज लॉ से ला रहे हैं। यही चीज आप फैराडेज लॉ से ला रहे हो, बिकॉज दिस इज ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस 1/r multiplied by EMF, and EMF is d by dt of flux, and flux is area pi a square into magnetic field of solenoid, और इसमें शायद नंबर ऑफ टर्न लिखा, उसका हमने ध्यान नहीं दिया है। कैपिटल N और मल्टीप्लाई हुआ नंबर ऑफ टर्न के साथ। तो 1/r multiplied by d upon dt of flux which is EMF by resistance करंट हुआ, साथ में 2a और मल्टीप्लाई होना है, साथ में म्यू नॉट n is भी मल्टीप्लाई होना है। तो ये आपका कुल मिलाकर के 2 into t की वैल्यू। Sir. मेंस में नहीं आएगा, देखो मेंस में तो हम उम्मीद नहीं कर रहे कि इतना कॉम्प्लिकेटेड पूछा जाएगा, बट आई ओपनर है ये भाई, एडवांस तक तो पूछा ही जा सकता है। बोलो बच्चा क्या पूछे थे? सर टेंशन को हमेशा एंड पे ही शो करेंगे। बिल्कुल। ओके सर। चलिए जी, तो इसमें एक मोस्ट कॉमन केस आता है भाई आपका, फैराडेज लॉ का एक मोस्ट कॉमन केस पढ़ते हो, और वो होता है मोशनल ईएमएफ के नाम से, जो मोस्ट कॉमन केस है आपका। मतलब कि ईएमएफ इन अ मूविंग कंडक्टर। ये मोस्ट कॉमन केस हुआ, इस पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं ईएमएफ ऑन अ मूविंग कंडक्टर पे। और इसी से हो जाएगा आपका फैराडेज लॉ से, ये भी हो जाता है। देखिए सपोज ये एक रेजिस्टेंस R मान लेते हैं, ये आपके कंडक्टिंग रेल्स कहे जाते हैं, M1 N1 और M2 N2। ये दोनों कंडक्टिंग रेल हैं, और इनके ऊपर एक स्लाइडिंग वायर, इनके ऊपर एक वायर है जो कि स्लाइड कर रहा है इस तरीके से। सपोज कुछ वेलोसिटी v है इसकी,
और ये स्लाइड करता जा रहा है। अच्छा, इसको बड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा, बिकॉज ये जो एग्जांपल आप पढ़ोगे ये मोशनल ईएमएफ फैराडेज लॉ को भी समझा, साथ में डायनेमो का कंसेप्ट भी है। जनरेटर और मोटर्स के ऊपर क्वेश्चन भी आते हैं, तो जनरेटर की वर्किंग समझने के लिए ये इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट मैं क्या कह रहा हूं, फर्स्ट पॉइंट सुनिएगा। टाइम t इक्वल टू 0, टाइम t इक्वल टू 0 पर हमने इस स्लाइडिंग वायर जिसकी की कुछ लेंथ l है, उसको हम लोगों ने एक वेलोसिटी प्रोवाइड करी v0, और मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड डायरेक्शन में यूनिफॉर्मली प्रेजेंट है। क्रॉस से मैग्नेटिक फील्ड b को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो कि यूनिफॉर्म है, प्लस कांस्टेंट भी है, यूनिफॉर्म एंड कांस्टेंट दोनों। मतलब इसका ये हो गया कि मैग्नेटिक फील्ड सब जगह पर एक जैसी होगी और टाइम के साथ चेंज नहीं करेगी। सेम मैग्नेटिक फील्ड एवरीवेयर, एंड व्हाटएवर इज द मैग्नेटिक फील्ड विल नॉट चेंज विथ टाइम। और ये जो स्लाइडिंग वायर है इसका कुछ मास वगैरह भी सब दे रखा है आपको, इसका मास m है, और सिंप्लीफिकेशन के लिए इसके अंदर हम 0 रेजिस्टेंस मान रहे हैं, और मे भी इसके अंदर रेजिस्टेंस कंसीडर कर सकते हो, तो लेट इसका रेजिस्टेंस स्मॉल r ले लेते हैं। रेजिस्टेंस ऑफ स्लाइडिंग वायर इज स्मॉल r, कैपिटल R अलग से रेजिस्टेंस है और स्मॉल r यहाँ का रेजिस्टेंस, तो वायर का रेजिस्टेंस, और इसको पॉइंट P और पॉइंट Q से डिनोट करें, P एंड Q पॉइंट से। फर्स्ट क्वेश्चन ये है, पहला क्वेश्चन, व्हाट विल बी द ईएमएफ एट टाइम t इक्वल टू 0। ठीक है, पहला क्वेश्चन, ईएमएफ एट टाइम t इक्वल टू 0 कितना होगा। दूसरा क्वेश्चन, ईएमएफ आफ्टर सम टाइम कितना होगा। इन्हें मोटा मोटा ये हो गया कि ईएमएफ और टाइम का रिलेशन पूछा जा रहा है कि यहाँ पर जो ईएमएफ जनरेट होगी वो एज अ फंक्शन ऑफ टाइम कितनी होगी। ठीक है, तो आपको थोड़ा कोऑपरेट करो, थोड़ा समझ लो इसको आप, क्योंकि जल्दीबाजी में ना ये कंसेप्ट बिगड़ जाएगा, पूरा बिगड़ जाएगा। दो तरीके की प्रॉब्लम्स आती है इसमें। एक प्रॉब्लम ये आती है जिसमें आपको वायर की वेलोसिटी कांस्टेंट दी जाती है। क्वेश्चन में कहा जाता है कि दिस वायर इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, एक क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन ये आता है जिसमें वायर को कुछ इनिशियल वेलोसिटी दी जाती है और उसकी वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज होने लगती है, बदलती है। दो तरीके के प्रॉब्लम्स हैं। तो हम पहला प्रॉब्लम जो कंसिडर करने जा रहे हैं, फर्स्ट प्रॉब्लम, हम ये मान के चल रहे हैं कि दिस वायर इज मूविंग विथ सम कांस्टेंट वेलोसिटी। पहला क्वेश्चन ये मान रहे हैं कि किसी तरीके से इस वायर की वेलोसिटी को कांस्टेंट कर रखा है, और अब मेरा क्वेश्चन ये है कि इसमें ईएमएफ कितना होगा। और दूसरा क्वेश्चन भी करेंगे, फिर बताइए, पहला क्वेश्चन कर रहे हो अभी आप, इसके बाद एक और क्वेश्चन करेंगे जिसमें इसको हम कुछ इनिशियल वेलोसिटी प्रोवाइड करेंगे जो कांस्टेंट नहीं रह पाएगी, टाइम के साथ बदलती चली जाएगी। सो फर्स्ट क्वेश्चन, स्लाइडर विद कांस्टेंट वेलोसिटी। तो आसान से तो देखो, अगर मैं यहां से इसको x डिस्टेंस मान लेता हूं कि सपोज ये डिस्टेंस आपका x है, तो ये पूरा एरिया निकाल सकते हो, ये टोटल एरिया, एंड दिस एरिया टोटल विल बी लेंथ ऑफ स्लाइडर एंड मल्टीप्लाइड बाय x, l इंटू एक्स एरिया हो गया। मैग्नेटिक फील्ड पता चल गया, एरिया पता चल गया, फ्लक्स फाइंड आउट कर सकते हैं, d∅dt से ईएमएफ निकाल सकते हैं। So ultimately EMF will be magnitude wise EMF will be d by dt, flux which is magnetic field multiplied by this area, L into x,
एंड ऑब्वियसली इसमें से ना आप बी और एल बाहर ले लोगे, इसीलिए ये मैंने बोला था आपसे कि मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है। अगर प्रॉब्लम में मैग्नेटिक फील्ड भी फंक्शन ऑफ टाइम दिया जाए, जो कि पॉसिबल है, तो मतलब ऐसा हो सकता है ना कि यार इसको हम साथ में मैग्नेटिक फील्ड और टाइम का कोई रिलेशन भी दे दें, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। तो ऐसे केस में ऑब्वियस सी बात है कि अगर बी फंक्शन ऑफ टाइम हुआ तो अब तो आप इंटीग्रेशन से बाहर तो लाओगे नहीं, तब यहाँ पे डिफरेंशिएशन बाय प्रोडक्ट रूल से जाएगी। डिफरेंशिएशन बाय प्रोडक्ट रूल, बिकॉज एक्स तो वेरिएबल है, अगर ये स्लाइडर आगे जाएगा तो एक्स वेरी करेगी, तो एक वेरिएबल पहले से, अगर क्वेश्चन में बी और टाइम का रिलेशन होगा तो सेकंड वेरिएबल भी आ जाएगा। डिफरेंशिएशन बाय प्रोडक्ट रूल। फिलहाल के लिए बी आउटसाइड है बिकॉज कांस्टेंट है, एल आउटसाइड है वो भी कांस्टेंट है, एंड सिंपली एक्स। तो ये बचेगा dx बाई dt, और dx बाई dt को हम वेलोसिटी से रिप्लेस करेंगे। और क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, तब ईएमएफ कांस्टेंट आएगी एज पर क्वेश्चन, बिकॉज द वेलोसिटी इज कांस्टेंट, देयरफॉर ईएमएफ इज आल्सो कांस्टेंट। और जब ईएमएफ कांस्टेंट फ्लो करेगा, तो रेजिस्टेंस पता है आपको, तो करंट भी कांस्टेंट आएगी, इंड्यूस करंट भी इसमें कांस्टेंट फ्लो करेगी, और वो इंड्यूस करंट निकालेंगे ईएमएफ डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस ऑफ द, और डायरेक्शन ऑफ करंट भी आप लेंज लॉ से निकाल सकते हैं। लेंज लॉ से आप नोटिस करिएगा, मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस डायरेक्शन, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड, तो लूप आगे जा रहा है, मतलब कि एरिया बढ़ेगा, यानी कि फ्लक्स बढ़ रहा है यहाँ पर, इंक्रीजिंग फ्लक्स, मतलब कि इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड डॉट साइड में होनी चाहिए, इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड डॉट, और इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड डॉट का मतलब कि इंड्यूस करंट एंटी क्लॉकवाइज। सो एंटी क्लॉकवाइज करंट इंड्यूस करेगा इसके अंदर, यानी ये डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट आई, इधर आई करंट जाएगा, इधर आई करंट, और ऐसे एंटी क्लॉकवाइज इंड्यूस करंट लेंज लॉ के हिसाब से। इसी इंड्यूस करंट की वैल्यू निकालेंगे तो वो लिखेंगे ईएमएफ बी एल वी नॉट, और डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, स्मॉल आर रेजिस्टेंस यहां पर मिलेगा और कैपिटल आर का रेजिस्टेंस यहां पर मिलेगा, तो टोटल रेजिस्टेंस कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, ये आपका इंड्यूस करंट की वैल्यू। यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक स्टेप में कोई प्रॉब्लम ईएमएफ में या फिर करंट को कैलकुलेट करने में? नो सर। स्लाइडिंग वायर का सर रेजिस्टेंस वैरी करता है कि सर उसका दिया होगा, मतलब कांस्टेंट दिया होगा। हाँ वो दिया है कांस्टेंट। स्लाइडिंग वायर का रेजिस्टेंस, इनका रेजिस्टेंस नहीं है, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस नहीं है। ये क्वेश्चन में ये भी है, वो मैं आपको बताना भूल चुका हूँ कि ये जो हॉरिजॉन्टल पोर्शन देख रहे हो ये रेजिस्टेंस फ्री है, इनमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है। अगर इनमें रेजिस्टेंस होती तो वो वेरिएबल हो जाती है। इसी का डाउट पूछ रहे हो ना आप, इनके लिए पूछ रहे हो कि आप ये जो PQ है वही सब पूरे उसके कहाँ का। हाँ, अगर यहाँ पर रेजिस्टेंस होते तो नेचुरल सी बात है कि जैसे जैसे स्लाइडर आगे बढ़ेगा ये लेंथ बढ़ेगी, तो यहाँ रेजिस्टेंस चेंज होते जाएंगे, तो एक वेरिएबल रेजिस्टेंस आता नीचे। अभी हमने कहा ना प्रॉब्लम बहुत सिंपल वे में चल रही थी, ग्रेजुअली इसको बढ़ाएंगे। तो ईएमएफ जो कि हम फैराडे लॉ से आसानी से निकाल सकते हैं, और देन उसके बाद करें दो काम आप आसानी से कर सकते हो बेसिकली। अब कुछ थोड़ा सा डीप जा करके क्वेश्चन पूछ लेते हैं। पहला, पॉइंट P और पॉइंट Q के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? क्वेश्चन इज व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस पॉइंट P एंड द पॉइंट Q, मतलब स्लाइडर का पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ स्लाइडर। इसीलिए बोलो आप थोड़ा सा ईमानदार रहिए भाई,
नहीं समझ है तो बोल दो, अगर समझ है तो साथ साथ आप रिस्पॉन्ड करो, क्योंकि आप बहुत डिफिकल्ट चैप्टर पढ़ते हैं इस टाइप पर। I into small r sir. आई Yes, इंटू sir. स्मॉल आर, हाँ ठीक है। मैं एक बार क्वेश्चन फिर रिपीट कर रहा हूँ। मुझे मेरा क्वेश्चन है पोटेंशियल डिफरेंस पॉइंट पी और पॉइंट क्यू के बीच में कितना होगा। तो अब इसके लिए ना मैं कुछ एडवाइस दे रहा हूँ आपको, सुनना। जितने भी आपके ऐसे न्यूमेरिकल आए स्लाइडर वाले, देखो इसके पहले आपने ईएमएफ वर्ड कहाँ पढ़ा था? इसके पहले फिजिक्स में ईएमएफ का किसी और चैप्टर में पढ़ रखा है। तो ईएमएफ नॉर्मली बैटरी के केसेस में यूज किया जाता है, बैटरी का ईएमएफ पढ़ते हो तो ईएमएफ बी एल वी नॉट। तो मेरा आपको सजेशन क्या होगा कि स्लाइडर को एक बैटरी मान लिया जाए। न्यूमेरिकल्स को अगर आप एरर फ्री करना चाहते हो तो जो भी आपका स्लाइडर हो, बिकॉज ये इलेक्ट्रिसिटी का जनरेटर है, जनरेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो ये एक बैटरी का काम करेगा। तो हम इस प्रॉब्लम को अपनी नजर से देख रहे हैं, और हम इस प्रॉब्लम को अपनी नजर से कैसे देख रहे हैं? कैपिटल आर का एक रेजिस्टेंस, देन ये दो हॉरिजॉन्टल साइड्स, और स्लाइडर को बैटरी की नजर से देखा जाएगा। मतलब हम स्लाइडर पीक्यू को एक बैटरी से रिप्लेस करने जा रहे हैं। जिसके ईएमएफ की वैल्यू, एक ऐसा बैटरी जिसके ईएमएफ की वैल्यू बी एल वी नॉट है, और इस बैटरी का स्मॉल आर इंटरनल रेजिस्टेंस है। स्लाइडर को एक बैटरी मानेंगे हैविंग ईएमएफ जो d5/dt से कैलकुलेट होकर के आएगा, जितना भी आएगा d5/dt से जो भी ईएमएफ आएगा उतने ईएमएफ की बैटरी, और जो भी इसका रेजिस्टेंस है वो उस बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस। अब ये एक नॉर्मल प्रॉब्लम हो गई करंट इलेक्ट्रिसिटी की, एक नॉर्मल करंट इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम। अब जो मेरा क्वेश्चन था कि पॉइंट पी और पॉइंट क्यू का पोटेंशियल डिफरेंस, तो मैं पॉइंट सुनना, मैं क्या बोल रहा हूं आपसे। स्लाइडर विल बी द बैटरी, रेजिस्टेंस ऑफ स्लाइडर इंटरनल रेजिस्टेंस, ईएमएफ ऑफ स्लाइडर ईएमएफ ऑफ बैटरी, और इसके जो एंड पॉइंट्स है पी एंड क्यू, एंड पॉइंट्स दे आर टर्मिनल्स, पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल्स। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट पी एंड पॉइंट क्यू इज बेसिकली लाइक टर्मिनल वोल्टेज जो करंट इलेक्ट्रिसिटी में था। और टर्मिनल वोल्टेज किसी भी बैटरी का जब कैलकुलेट करना होता है तो उसका फॉर्मूला थोड़ा अलग है, दैट इज ईएमएफ माइनस करंट इनटू उसका रेजिस्टेंस, टर्मिनल वोल्टेज का फॉर्मूला। तो ना तो ये आई इंटू स्मॉल आर है और ना ही ये ईएमएफ है। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द स्लाइडर इज बेसिकली टर्मिनल वोल्टेज ऑफ अ बैटरी विद सम ईएमएफ एंड सम रेजिस्टेंस E minus IR. So EMF is BL V naught minus current. Current is BL V naught by capital R plus small r multiplied by small r. इसको जो भी सिंप्लीफाई करेंगे तो ये इसका पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। मतलब मैं तुम लोग को उन क्वेश्चंस की तरफ लेके जाऊंगा जहां पर एग्जाम्स में चांसेस है कि गलत हो जाए। अगर पहले से नहीं किया होता तो काफी चांसेस है कि ये न्यूमेरिकल गलत हो जाते। बोलिए जी, ठीक है सर। एक बार आई की डायरेक्शन फिर से बता दीजिए। आई की डायरेक्शन लेंज लॉ से देखा था हमने। A slider was going towards right side, which means area was increasing. Area was increasing means flux was increasing. Flux was increasing
and the external magnetic field is inside क्रॉस, फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, सो जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड होगा वो डॉट होना चाहिए, डॉट शुड बी द इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। तो हमने अपना थंब डॉट यानी बाहर की तरफ थंब रखा और फिंगर्स बंद की, तो ये फिंगर्स एंटी क्लॉकवाइज आ रही है ऐसे, तो हमने यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करता हुआ करंट ड्रॉ किया है, करंट विच गोज एंटी क्लॉकवाइज। नहीं आया समझ में? यस सर, आ गया। ठीक है, चलिए, तो एक ये पॉइंट जहां पर मिस्टेक होने के चांसेस थे, which was potential difference across P and Q, which is not same as the EMF. Potential difference across slider is not same as EMF if the slider has some resistance. हाँ, अगर स्लाइडर में रेजिस्टेंस नहीं होता, स्लाइडिंग वायर में जीरो रेजिस्टेंस होता, यानी कि स्मॉल आर जीरो होता, मतलब कि आइडियल बैटरी होती, तो आइडियल बैटरी का ईएमएफ और आइडियल बैटरी का टर्मिनल वोल्टेज सेम आता है अगर स्मॉल आर जीरो होता। नो, अगला पॉइंट, हम लोगों ने यह माना हुआ है कि स्लाइडर एक कांस्टेंट वेलोसिटी v0 से चल रहा है, ये माना हुआ है, उसमें कांस्टेंट ईएमएफ है, कांस्टेंट करंट है और सब कुछ। अब जो इंडक्टेंस वाली प्रॉपर्टी होती है, इंडक्टेंस वाली प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी की वजह से इस स्लाइडर पर एक फोर्स भी लगेगा, और अब आपको बताना है कि वो फोर्स राइट साइड लगेगा या लेफ्ट साइड लगेगा। और इंडक्टेंस फ्लक्स को मेंटेन करना चाहता है, स्लाइडर के राइट साइड जाने से, स्लाइडर के राइट साइड जाने से एरिया बढ़ रहा है, आपका एरिया इंक्रीज हो रहा है इसका, या फिर आई एल क्रॉस बी, उससे भी देख सकते, आई इंटू एल क्रॉस बी से भी देख सकते। करंट की डायरेक्शन ये है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्रॉस है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से इस स्लाइडर पर एक फोर्स लगेगी आई एल क्रॉस बी के हिसाब से, लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड, यानी जो इंड्यूस करंट होगा, अब ये भी जनरलाइज बात बोल रहा हूं आपसे, इंड्यूस करंट और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ये हमेशा आपस में कंबाइंड होकर के स्लाइडर के ऊपर एक फोर्स लगाएंगे। इंड्यूस करंट इन कॉम्बिनेशन विद the external magnetic field will exert force on the slider towards left. तो इसके ऊपर एक लेफ्ट साइड फोर्स है आई एल बी की लेफ्ट साइड फोर्स लगेगी इसके ऊपर। तो ये कैसे पॉसिबल है कि वेलोसिटी कांस्टेंट रहे, मतलब न्यूटन लॉ के हिसाब से इफ समथिंग इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी इट मस्ट हैव जीरो फोर्स ऑन इट, बट यहां पर आई एल बी की लेफ्ट साइड फोर्स आ रही है। तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि हम लोगों ने कोई एक्सटर्नल फोर्स भी लगाई होगी, कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स इसके ऊपर काम कर रहा होगा, जिसकी वजह से ये आईएलबी को बैलेंस कर रहे होंगे और ये चीज कांस्टेंट वेलोसिटी पे चल रही है। सो सेकंड क्वेश्चन जो इनडायरेक्ट में पूछा जाता है, सेकंड क्वेश्चन जो मोस्टली पूछा जाएगा इस टाइप के न्यूमेरिकल्स में, और वो ये कि व्हाट इज द एक्सटर्नल पावर रिक्वायर्ड टू हैव कांस्टेंट वेलोसिटी, ये पूछेंगे आपसे कि स्लाइडर की कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए मुझे कितनी पावर चाहिए, एक्सटर्नल पावर कितनी चाहिए। तो स्लाइडर की कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए पहली बात तो पावर क्यों चाहिए, कितनी चाहिए ये बाद में आएगा, बट क्यों चाहिए मुझे पावर, वो क्वेश्चन था। तो हमें पावर इसलिए लगानी पड़ेगी, हमें एक्सटर्नल फोर्स इसलिए लगाना पड़ेगा क्योंकि अगर हम लोग फोर्स नहीं लगाएंगे, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे, तो इंड्यूस करंट मैग्नेटिक फील्ड के साथ मिल करके स्लाइडर को रिटार्डेट कर देगा। इंड्यूस करंट और मैग्नेटिक फील्ड का कॉम्बिनेशन इसकी स्पीड को कम करेगा, तो
तो उसे बचाने के लिए हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाई हुई है और हमें पावर पूछी है। कोई बड़ी बात नहीं है, पावर का एक फॉर्मूला ही होता है, पावर एक्सटर्नल शुड बी इक्वल टू एफ एक्सटर्नल मल्टीप्लाइड बाय द वेलोसिटी। और क्योंकि ये कांस्टेंट वेलोसिटी पे चल रहा है, मतलब जीरो एक्सेलरेशन पे चलने का मतलब ये हुआ कि जो एक्सटर्नल फोर्स है और ये जो मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स है, इन दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होना चाहिए, तभी वेलोसिटी कांस्टेंट आएगी न्यूटन फर्स्ट लॉ के हिसाब से, या न्यूटन सेकंड लॉ बोल लीजिए। सो एफ एक्सटर्नल आई इंटू एल इंटू बी। और जो आई है ये इंड्यूस करंट है, आई इज द इंड्यूस करंट विच इज बी एल वी अपॉन आर प्लस आर, ये वी नॉट ही है। तो यहां पर हम इंड्यूस करंट की वैल्यू पुट करने जा रहे हैं, बी एल वी नॉट अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। तो ये आंसर बनेगा आपका बी स्क्वायर एल स्क्वायर ओवर कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर एंड वी स्क्वायर, आई थिंक। ठीक है, ठीक है ना, सही लिखा है, मेरे पास से कोई गलती तो नहीं, सही है। ठीक है, बोलिए यस सर। कोई यस सर। कोई दिक्कत। अब एक समझने वाला पॉइंट और कुछ ऑब्जर्व करने वाला पॉइंट भी। एक्सटर्नल पावर की डिपेंडेंसी किन फैक्टर्स के ऊपर, पावर की डिपेंडेंसी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन ये है दैट रिक्वायर्ड एक्सटर्नल पावर वेलोसिटी की स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी के स्क्वायर पे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन। मतलब अगर हम चाहते हैं कि स्लाइडर डबल स्पीड पर चले तो पावर 4 गुना ज्यादा करनी पड़ेगी। स्लाइडर ट्रिपल स्पीड पर चले 8 टाइम्स लार्जर पावर इज रिक्वायर्ड। मतलब जितनी ज्यादा स्पीड होगी स्लाइडर की, उसके स्क्वायर टाइम्स के बराबर पावर चाहिए होगी आपको। तो ये आप नोट कर सकते हो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में इसके पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रिक्वायर्ड पावर प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर है, प्रोपोर्शनल टू बी स्क्वायर है, और ये एल स्क्वायर भी है। जो आपको समझाइए कि एल स्क्वायर क्यों है, लेंथ का स्क्वायर क्यों आ रहा है वहां पर। सबसे मोटा पार्ट जो है वो वेलोसिटी का स्क्वायर। हम लोगों ने यार जो क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हैं वो डायनेमो के नाम से पढ़ते आ रहे हैं। डायनेमो में, डायनेमो वाले चैप्टर्स में होता क्या है कि रेक्टेंगुलर कॉइल होती है जो दो नॉर्थ साउथ पोल के बीच में रोटेट करती है। जनरेटर का कोई भी कंसेप्ट लाओ, ये स्लाइडिंग जनरेटर है, मतलब इसमें इलेक्ट्रिसिटी वायर को स्लाइड करके ला रहे हैं, डायनेमो में रोटेट करके लाते हैं। मोशन कैसा भी करो आप, पावर की वैल्यू हमेशा वेलोसिटी की स्क्वायर पे डिपेंड करेगा। मतलब अगर मैंने डायनेमो नहीं भी पढ़ा है तो मैं ये तो कह सकता हूं कि जो डायनेमो एसी जनरेटर की बात कर रहा हूं वो प्रोपोर्शनल टू ओमेगा स्क्वायर आएगा। ये जनरलाइज रूल्स है। कोई भी जनरेटर लोगे आप, किसी भी जनरेटर, वो स्लाइड करने वाला हो या रोटेट करने वाला हो, एक्सटर्नल पावर हमेशा स्पीड की स्क्वायर पे डिपेंड करेगा। वो चाहे लीनियर स्पीड हो, चाहे वो एंगुलर स्पीड बन रही हो। और एक पॉइंट है यार, जो कॉमर्शियल जनरेटर्स होते हैं ना, कॉमर्शियल जनरेटर जो इंडस्ट्री में, घरों में लगाए जाते हैं, उनमें ये एक्सटर्नल पावर कहां से मिल रही होती है? क्योंकि वो भी तो एक कांस्टेंट स्पीड पे चलते हैं। जो
ट्रैक्टर के अंदर लगे होते हैं, नॉर्मल जनरेटर जो हमारे घरों के आसपास है, उनमें भी एक्सटर्नल पावर आती है। उनमें ये एक्सटर्नल पावर आती है बाय द कंजम्पशन ऑफ फ्यूल इनसाइड दैट, जो हम उसमें डीजल डालते हैं। अच्छा, उसके अलावा लास्ट पॉइंट एक और है, करंट जब इंड्यूस हो गया और रेजिस्टेंसेस भी हैं, तो इन रेजिस्टेंसेस में हीटिंग इफेक्ट भी होगा, कुछ ना कुछ हीट भी प्रोड्यूस होगी। तो नाउ क्वेश्चन ये है, रेट ऑफ हीट, थर्मल रेट इन रेजिस्टेंसेस या इन सर्किट, पूरे सर्किट में रेट ऑफ हीट कैलकुलेट करने को आएगा। सो ये आपका आई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस, रेट ऑफ हीट लॉस DH by dt इज द आई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस, और आई स्क्वायर यहां पर, तो आई स्क्वायर को जब रखेंगे इसके अंदर, दिस मींस बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी नॉट स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में आर प्लस स्मॉल आर का स्क्वायर आएगा, और एक आर प्लस स्मॉल आर पहले से यहां पर है, तो वो कैंसिल करके डिनोमिनेटर में आर प्लस स्मॉल आर बचेगा, जो कि एग्जैक्टली सेम है। ये दोनों एग्जैक्टली सेम है, मतलब जो आपके एक्सटर्नल पावर है और जिस रेट से हीट प्रोड्यूस हो रही है, ये दोनों एग्जैक्टली सेम आ रहे हैं, सेम वैल्यूज। यानी कि एक्सटर्नल पावर जिसकी वजह से हम स्लाइडर को कांस्टेंट वेलोसिटी पर लेके जा रहे थे, उस एक्सटर्नल पावर का एक्चुअल में जो यूज है वो रेजिस्टेंसेस के अंदर हीटिंग इफेक्ट में है, और इसीलिए कहा जाता है जनरेटर कन्वर्ट्स दिस मैकेनिकल पावर, ये जो पावर है ये मैकेनिकल थी, फोर्स इनटू वेलोसिटी व्हिच इज मैकेनिक्स, and this is electricity, power in the electricity, and therefore generator converts mechanical power into the electrical power। मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का डिवाइस ही आप जनरेटर पढ़ते हो, और ये लाइन कई बार सुन चुके होंगे कि जनरेटर मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, उसी का प्रूफ है। रेट ऑफ मैकेनिकल पावर इज सेम एज द रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर। कुछ पूछना है आपको इसमें? नो सर। बढ़े फिर आगे। यस सर। यस सर। चलिए ठीक है, ये कई सारे क्वेश्चंस हैं इसके अंदर, ध्यान रखना, ये आप केवल समझना कि सिंगल क्वेश्चन, न जाने कितने क्वेश्चन इसके अंदर से क्रिएट हो जाते हैं। अब हम क्या कह रहे हैं कि जो मेरा स्लाइडर है, स्लाइडर, और उसको हमने एक वेलोसिटी प्रोवाइड कर दी v0 एट टाइम t इक्वल टू 0, और कोई एक्सटर्नल पावर नहीं है इस पर, नो एक्सटर्नल पावर, मतलब एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। और आप बताओ व्हाट विल बी वेलोसिटी आफ्टर टाइम t सेकंड्स?
यही सीधा सा क्वेश्चन है। और स्लाइडर का मास गिवन है और स्लाइडर की लेंथ भी गिवन है और स्लाइडर का रेजिस्टेंस स्मॉल आर। m इज द मास ऑफ स्लाइडर, l लेंथ, स्मॉल आर रेजिस्टेंस। कैपिटल आर यहाँ रेजिस्टेंस है, मैग्नेटिक फील्ड B यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है। मैग्नेटिक फील्ड B यूनिफॉर्म एंड कांस्टेंट। तो इसकी वेलोसिटी t टाइम के बाद कितनी हो जाएगी? जो प्रैक्टिकल लाइफ में अगर आप कनेक्ट करें कि जनरेटर में अगर फ्यूल खत्म हो जाता है, मतलब एक जनरेटर चल रहा हो उसमें डीजल खत्म हो जाए, पेट्रोल खत्म हो जाए, तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि वो धीरे धीरे बंद हो जाता है। तो ये सेम केस हो रहा है। स्लाइडर इज द जनरेटर और बिना किसी एक्सटर्नल पावर के वो अपनी वेलोसिटी को मेंटेन नहीं कर पाएगा, धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी खत्म हो जाएगी। तो वही पूछा जा रहा है कि वेलोसिटी आपका टी टाइम कितनी होगी। तो लेट वेलोसिटी इज v, मान लेते हैं वेलोसिटी इक्वल्स टू v एट टाइम t सेकंड्स। और पिछले वाले एग्जांपल का रेफरेंस लो आप, पिछले एग्जांपल का रेफरेंस। तो जो ईएमएफ आएगा पिछले एग्जांपल के रेफरेंस है वो आएगा v इंटू बी इंटू एल। करंट आएगी VBL अपॉन रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस। इसमें मैं सॉल्व नहीं कर रहा बिकॉज एक एग्जांपल हम लोगों ने काफी डिटेल में इसीलिए किया था कि अब आगे से उसको फॉलो करेंगे। तो ईएमएफ VBL और करंट इतना, और फिर एक मैग्नेटिक फोर्स आएगा मतलब टी टाइम के बाद, मतलब कुछ टाइम के बाद जब ये स्लाइडर फॉरवर्ड होगा और इसकी वेलोसिटी v होगी एट t सेकेंड्स, उस टाइम पर इसके ऊपर एक बैकवर्ड फोर्स काम कर रही होगी ILB, जो इसको रिटार्डेट कर रही होगी। ILB की फोर्स रिटार्डेट करेगी। तो I पता है, उसमें L और B और मल्टीप्लाई कर दीजिए, I मल्टीप्लाइड बाय LB, तो B स्क्वायर L स्क्वायर V बाय R प्लस स्मॉल r। फोर्स इक्वल टू मास m इंटू एक्सेलरेशन dv बाई dt। रिटार्डेट हो रहे हैं इसलिए माइनस साइन भी लगाएंगे। बाकी सिंपल सा कैलकुलस है, dv डिवाइडेड बाई v माइनस और लिमिट लगा दो टाइम 0 से टाइम t की, और ये इनिशियल वेलोसिटी v0 से बाद की वेलोसिटी v तक। ठीक है, और ये सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। इसको आगे प्रोसीड कर लीजिए। कुछ ऐसा आंसर आएगा यार, v इक्वल्स टू v0 e रेज टू द पावर माइनस लैम्डा इनटू t, वेयर लैम्डा इज ये आएगा आपका b स्क्वायर एल स्क्वायर बाई इतना। यस सर। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन और है, इसमें एक पॉसिबिलिटी और है कि ये कितना डिस्टेंस से ट्रेवल करेगा जब तक ये फाइनली स्टॉप नहीं हो जाता। डिस्टेंस से ट्रेवल्ड बिफोर इट स्टॉप्स फाइनली। है ना, कितना ट्रेवल करेगा जब तक ये फाइनल स्टॉप नहीं कर जाता, स्टॉपिंग डिस्टेंस। तो वो भी आ जाएगा इसी से। देखो आप एक्सेलरेशन को dv बाई dt की बजाय
काइनेमेटिक्स याद करें तो एक्सेलरेशन को कुछ और भी लिखा जा सकता है, मास dv by dt की बजाय v dv by ds में लिख सकते हैं। एक v कैंसल और dv इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन एम इंटू आर प्लस आर इंटू ds, ये भी कर सकते हो। वेलोसिटी की वैल्यू v0 से 0 चली जाएगी स्टॉप होने के बाद, और डिस्टेंस की वैल्यू 0 से s तक चली जाएगी, तो यहां से स्टॉपिंग डिस्टेंस आ जाएगी। इतना आंसर आ जाएगा स्टॉपिंग डिस्टेंस। डन है ये चीज? यस Yes, sir. अच्छा यस सर। ठीक है। नाउ दो प्रॉब्लम की हमने, एक प्रॉब्लम जिसमें एक्सटर्नल पावर की वजह से वेलोसिटी कांस्टेंट थी, और दूसरा क्वेश्चन ये किया है जिसमें बिना किसी एक्सटर्नल पावर के वेलोसिटी की वैल्यू डिक्रीज कर रही है। तीसरा क्वेश्चन, थर्ड जो पॉसिबिलिटी, उसमें टाइम जीरो पर कोई वेलोसिटी नहीं है, मींस स्लाइडर स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, लेकिन लगाई गई है जो कि कांस्टेंट है। कांस्टेंट एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड, a constant external force is applied on the slider which was at rest, initial velocity 0. Third category, but question same है, what is the velocity as a function of time? question वही है, velocity की वैल्यू निकालनी है function of time, कितना बनेगा टाइम के साथ। अब इन सबका सारा वर्किंग मेथड सबका एक सेम वर्किंग। टी टाइम के बाद अगर हम आफ्टर टी सेकेंड्स बात करें, और अब इसीलिए थोड़ा सा बोला जाता है कि एक्सपीरियंस एंड प्रॉब्लम प्रैक्टिस, कि टी टाइम बाद जो हमारा स्लाइडर होगा उसके ऊपर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे होंगे, आप खुद नोटिस कर लो। फोर्सेस जो इस स्लाइडर के ऊपर लगेंगे, मतलब इसका फ्री बॉडी डायग्राम, तो एक फोर्स आपके लिए कैपिटल एफ, और पिछले 2-3 एग्जांपल में ये बात समझ में आ चुकी है कि इंड्यूस्ड करंट और मैग्नेटिक फील्ड मिल करके इसको रिटार्डेट करेगी, मतलब ILB पीछे लगेगी। मतलब अगर इसका मोशन राइट साइड होगा तो ऑब्वियसली इंड्यूस्ड करंट और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से लेफ्ट साइड फोर्स आएगी, और एक्सटर्नल फोर्स F लगा रखा है, बाकी न्यूटन लॉ फॉलो करना है। और इसमें ILB की वैल्यू भी लिख सकते हो, ILB में I को रिप्लेस भी करेंगे, तो ये बन जाएगा B स्क्वायर L स्क्वायर V अपॉन मास इंटू रेजिस्टेंस। और मैं पर्सनली इसको प्रेफर करता हूं लैम्डा इंटू V लिखना, ये मेरी पर्सनल चॉइस है। मैग्नेटिक फील्ड की फोर्स को मैं लैम्डा इंटू V लिखता हूं बार बार, क्योंकि ये हर सारे न्यूमेरिकल्स में बार बार एक ही चीज आनी होती है, तो याद हो जाता है कि लैम्डा की जो वैल्यू हुई वो हो गई आपकी B स्क्वायर L स्क्वायर अपॉन मास इंटू रेजिस्टेंस। तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि एक तरीके से m मास की बॉडी हो गई, उसके ऊपर एक फोर्स F लग रहा है और एक फोर्स लैम्डा इंटू V लग रहा है,
और इसकी कुछ एक्सेलरेशन है, इसके आगे क्या करना है अब आप समझ जाओगे। इक्वेशन बना के छोड़ दे रहे हैं यार इसका, F माइनस लैम्डा इंटू वी फोर्स अपॉन मास, इसको लिख लेंगे dv बाई dt। इसके आगे लेकिन मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप खुद ही कर लोगे इसको, मतलब कैसे इंटीग्रेट करना है। वेलोसिटी को 0 से v तक और ये 0 से t तक। बट इसमें एक ऑब्जेक्टिव पार्ट आता है, वो देख लो आप, ऑब्जेक्टिवली क्या पूछा जा सकता है। व्हाट इज द फाइंड द टर्मिनल वेलोसिटी। और टर्मिनल वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? मीनिंग ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी मींस द वेलोसिटी एट विच, डेफिनेशन इसकी यही है, द वेलोसिटी एट विच एक्सेलरेशन बिकम्स जीरो। मीनिंग ऑफ द टर्मिनल वेलोसिटी एट विच एक्सेलरेशन विल बी जीरो। ये दोनों से बैलेंस हो जाए, ये फोर्स और ये फोर्स बैलेंस हो जाए। सो फोर्स कैपिटल F इक्वल टू लैम्डा टाइम्स v टर्मिनल। यहां से टर्मिनल वेलोसिटी की वैल्यू मिल जाएगी हमें, फोर्स डिवाइडेड बाय लैम्डा, और लैम्डा को रिप्लेस कर देंगे d स्क्वायर l स्क्वायर बाई l इनटू r प्लस स्मॉल r। क्लियर है ये चीज? बोलो। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. और एक, अच्छा आज हम रेजिस्टेंस वाले क्वेश्चन करेंगे, अगली वाली क्लासेस में यहाँ पर कैपेसिटर भी लगाएंगे या कोई और सर्किट भी लगाएंगे, बट अभी आज तो हम लोग सिर्फ रेजिस्टेंस तक रखेंगे अपने आप को। और एक लास्ट पार्ट, लास्ट क्वेश्चन ऐसा है, इसमें ना यहाँ पर कह रहे हैं कि एक रेजिस्टेंस है यहाँ पर कुछ R1 और दो स्लाइडर्स हैं, डबल स्लाइडर, ट्रिपल स्लाइडर, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, मोर देन वन स्लाइडर। तो ये वाला स्लाइडर v1 वेलोसिटी से लेफ्ट चल रहा है और ये वाला स्लाइडर v2 वेलोसिटी से राइट चल रहा है, दो स्लाइडर्स हैं। लेंथ दोनों की सेम, इसकी भी लेंथ l है, इसकी भी लेंथ l है, v1 v2, और ये v1 v2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट वेलोसिटी से ये भी चल रहा है और कांस्टेंट वेलोसिटी से ये भी चल रहा है। और एक मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड डायरेक्शन में है, क्रॉस बी यूनिफॉर्म। तो जो बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये है कि व्हाट इज द करंट इन रेजिस्टेंस R1। ये बेसिक क्वेश्चन, अगर मेंस लेवल तक की बात करेंगे तो वो ये पूछ सकते हैं व्हाट इज करंट इन द रेजिस्टेंस R1। और थोड़ा और पेपर डिफिकल्ट करना है तो व्हाट इज करंट इन द स्लाइडर्स, ये पूछा जा सकता है। और डिफिकल्ट करना है तो हाउ मच एक्सटर्नल पावर इज रिक्वायर्ड इन दिस क्वेश्चन। इस तरीके से इसका लेवल आप कम ज्यादा हो सकते हैं, बट मोस्ट एलिमेंट्री क्वेश्चन यही है, फाइंड करंट इन द रेजिस्टेंस R1। तो इसमें ना आपको सिर्फ एक काम करना होता है ऐसे न्यूमेरिकल्स में जहां पर दो तीन स्लाइडर्स आ जाए, और इसको ऑब्जेक्टिवली करना होगा। उसके लिए मेरी वो स्टेटमेंट ध्यान रखना है कि जो स्लाइडर है वो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर रहा है, तो वो सिंपली एज अ बैटरी मानेंगे, स्लाइडर को एज अ बैटरी। और जो भी इनके रेजिस्टेंस होंगे
फॉर एग्जाम्पल इसका R1 रेजिस्टेंस मान लेते हैं, इसका R2, वो बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस मान लीजिए। अब एक एक करके देखते हैं। लेफ्ट साइड स्लाइडर एक बैटरी है, राइट साइड स्लाइडर एक बैटरी है, मतलब इस प्रॉब्लम में दो बैटरीज है, एक बैटरी लेफ्ट स्लाइडर है और एक बैटरी राइट वाली स्लाइडर। और इंड्यूस करंट कैसे आएगा ये भी देखना होता है। इंड्यूस करंट की डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। तो डायरेक्शन ध्यान से देखना है आप, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन या फिर बैटरी की पोलैरिटी। जब स्लाइडर एक बैटरी होगा तो उस बैटरी का एक पॉजिटिव टर्मिनल भी होगा और एक नेगेटिव टर्मिनल भी होगा। तो बड़ा आसान सा रूल बता रहा हूं आपको, V क्रॉस B देखो आप, V क्रॉस B, जिस भी डायरेक्शन में V क्रॉस B जाएगा वो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है। फॉर एग्जाम्पल V2 is right side and magnetic field is inside. क्रॉस में मैग्नेटिक फील्ड है। चेक करते हैं V क्रॉस B का डायरेक्शन किधर जाएगी। वेलोसिटी V2 एंड क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड, ये ऊपर की तरफ जाएगा या नीचे की तरफ आएगा अगर हम V क्रॉस B दिखा देंगे। ऊपर की तरफ। चेक करके देख लो, वेलोसिटी V2 क्रॉस टॉप एंड पॉजिटिव टर्मिनल हो जाएगा और बॉटम एंड नेगेटिव टर्मिनल हो जाएगा। यानी कि अब हम इस क्वेश्चन को ये करने जा रहे हैं, रेजिस्टेंस R1, इसको एक बैटरी दिखाएंगे, पॉजिटिव ऑन द टॉप साइड, नेगेटिव ऑन द बॉटम साइड विद सम रेजिस्टेंस, और ईएमएफ लगातार आप कैलकुलेट करते जा रहे हो, V2BL लगातार पिछले क्वेश्चंस में आ रही है, और रेजिस्टेंस R2। इधर का काम खत्म। स्लाइडर एज अ बैटरी, स्लाइडर को बैटरी मानना है, इसको भी बैटरी मानना है। इसकी वेलोसिटी लेफ्ट है, मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस है, V क्रॉस B, इसके लिए V क्रॉस B नीचे की तरफ आ रहा है, मतलब इस स्लाइडर का बॉटम साइड पॉजिटिव है, तो इसको भी एक बैटरी बनाएंगे बॉटम साइड पॉजिटिव करके, और ये हो गया V1BL और रेजिस्टेंस R1। रेजिस्टेंस आप ऊपर दिखाना चाहो नीचे दिखाना चाहो उससे फर्क नहीं पड़ता। कुछ लोग को ऐसा लगता है कि रेजिस्टेंस हम ऊपर दिखाएं कि नीचे दिखाएं, आप कहीं भी दिखाओ उससे फर्क नहीं पड़ता। पोलैरिटी इंपॉर्टेंट है, प्लस माइनस इंपॉर्टेंट है। सो अब ये एक नॉर्मल करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन हो गया जिसमें आपको रेजिस्टेंस R1 की करंट पूछी जा रही है, करंट इन द रेजिस्टेंस R1। तो मेरे ख्याल से अगर हम यहाँ पे कुछ करंट I डिफाइन कर दें, जिसमें से कुछ करंट स्मॉल I इधर चला गया और बाकी का करंट I माइनस स्मॉल I इधर आ गया, क्या आप लोग के लिए पॉसिबल होगा इसके आगे प्रोसीड करना, लूप इक्वेशंस बनाना? यस सर। मतलब प्रॉब्लम इलेक्ट्रिसिटी में लेके चले जाओ और करंट के मेथड से इसको आराम से सॉल्व किया जा सकता है, स्लाइडर को बैटरी मानकर। किरचॉफ लूप इक्वेशन यहाँ पर, किरचॉफ लूप इक्वेशन यहाँ पर, और अब इसमें जो भी करंट चाहिए वो सब आ जाएगी। तो ये आपके यार स्लाइडर वाले हो गए क्वेश्चन। जो अभी क्वेश्चन खैर बहुत है इसमें, क्वेश्चन तो अनलिमिटेड है, बट ठीक है, बाकी सब अब